दोस्तों, जब भी 1965 के वॉर की बात होती है तो एक नाम सामने आता है, ऑपरेशन जिब्राल्टर। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, एक टैक्टिकल फेलियर और फाइनली एक पॉलिटिकल डिजास्टर था। क्योंकि 1965 में पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि भारत अब एक पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। 1962 की चीन से हार के बाद में भारतीय सेना थकी हुई होंगी, उनका मनोबल टूटा हुआ होगा और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अब एक कमजोर नेता हैं, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ, और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। जय हिंद। पाकिस्तान का तत्कालिक राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल अयूब खान को लगा यही सही समय है कश्मीर के मुद्दे को सेना के द्वारा रिजॉल्व करने का, क्योंकि यूएन का रास्ता उसके हिसाब से बहुत धीमा था, डिप्लोमेसी में बहुत सालों लग जाते और तब तक भारत की जो मिलिट्री है वो रिकवर कर चुकी होगी। इसलिए पाकिस्तान ने एक कॉवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन की योजना बनाई। बिना युद्ध की घोषणा किए, बिना इंटरनेशनल स्पॉट लाइट में आए, भारत को फुल स्केल रेस्पॉन्स का मौका भी नहीं देना था। यह योजना का नाम रखा गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। यह नाम यूं ही नहीं चुना गया था। पाकिस्तान के स्ट्रेटजिस्टों ने 8वीं शताब्दी में जब तारिक बिन ज़ियाद ने जिब्राल्टर के थ्रू यूरोप में प्रवेश किया तो उसे एक एज ए मुस्लिम विजय के तौर पर देखा गया। तो उनका मकसद एकदम साफ था कि कश्मीर में वैसा ही एक ट्रांसफॉर्मल मूवमेंट पैदा किया जाए। तो योजना के अनुसार हजारों पाकिस्तानी सैनिक एक इर्रेगुलर फाइटर भेस बदलकर भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में घुसपैठ करेंगे और वहाँ वे स्थानीय मुस्लिम आबादी को उकसाएंगे और भारत के खिलाफ विद्रोह भड़काएंगे और धीरे धीरे पूरे इलाके को डीस्टेबलाइज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को पूरा भरोसा था कि कश्मीर की जनता भारत के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और पाकिस्तान को एज ए लिबरेटर की तरह देखेगी। लेकिन यहीं से यह योजना फेल होना शुरू हो गई। जिस विद्रोह की पाकिस्तान को उम्मीद थी वह कभी हुआ ही नहीं। कश्मीर के लोगों ने घुसपैठियों की पहचान की, जिनमें से एक थे मोहम्मद दीन जागीर ने डायरेक्ट जाकर भारतीय सेना को सूचनाएं दी और यही इस ऑपरेशन के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। जब उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की जानकारी इंडियन फोर्सेसों को दी तब कुछ ही घंटों में भारत को समझ में आ गया कि यह लोकल अनरेस्ट नहीं बल्कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेशन है। अब पाकिस्तान की दूसरी गलतफहमी सामने आई। पाकिस्तान को लगा कि भारत सिर्फ कश्मीर तक ही रुक जाएगा, इंटरनेशनल पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन भारत ने ठीक उल्टा किया। भारतीय सेनाओं ने सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन रोकने तक खुद को सीमित नहीं किया बल्कि काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिया, और इसमें सबसे निर्णायक कदम था हाजी पीर पास पर कब्जा। यह पास पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक पहाड़ी का रास्ता नहीं था, यह ऑपरेशन जिब्राल्टर की लाइफलाइन थी। यहीं से घुसपैठियों को हथियार, गोला बारूद और रसद मिलती थी। जब भारतीय सेनाओं ने हाजी पीर पास पर कब्जा किया तो पूरा जिब्राल्टर नेटवर्क कोलैप्स हो गया। 1 महीने से भी कम समय में पाकिस्तान का यह सीक्रेट ऑपरेशन पूरी तरह विफल हो चुका था। इस विफलता को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने एक और गैम्बल खेला जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रांड सलैम, जिसका लक्ष्य था अखनूर पर कब्जा करना। अखनूर जहां से भारत की पूरी सेना की सप्लाई आ रही थी। लेकिन इससे हालात और बिगड़ गए। 6 सितंबर 1965 को भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया जिसकी पाकिस्तान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। भारतीय सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया और लाहौर सियालकोट तक घुस गए। अब यह सिर्फ कश्मीर की लड़ाई नहीं रही, यह बन चुका था फुल स्केल इंडिया पाकिस्तान वॉर, और युद्ध कई हफ्तों तक चला।
और फाइनली यह युद्ध एक मिलिट्री इंस्टॉलमेंट पर जाकर रुका। जनवरी 1966 में सोवियत संघ ने इसकी मीडिएशन करी और फाइनली हुआ ताशकंद डिक्लेरेशन। दोनों देशों को युद्ध से पहले की पोजीशन पर लौटना पड़ा, लेकिन असली नुकसान युद्ध के बाद सामने आया, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए। देखो 1960 के दशक में भारत की इकोनॉमी बहुत बड़े झटकों का सामना कर रही थी, क्योंकि भारत के एक बड़े हिस्से पर सूखा छा गया था। और वहीं एक तरफ 1962 का युद्ध, फिर उसके बाद 1965 का युद्ध, और वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी 1960 के दशक में बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थी। लेकिन इस युद्ध ने पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक ग्रोथ को तोड़ दिया, और जिसका असर आज भी पाकिस्तान की इकोनॉमी झेल रही है।